Hello students, I hope you are doing great and we are back with another video, and today in this video we are going to start with chapter 18, that is sources of business finance. ठीक है, बिजनेस फाइनेंसेस के क्या सोर्सेस हैं हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है एज यूजुअल ये भी आपका। और 9th-10th में इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपने चीज़ें पढ़ी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया आ गया है 12th में, ऐसा नहीं है, हम पढ़ के आ चुके हैं 9th-10th में, तो काफ़ी रेलिवेंट है आपके लिए ये और बहुत ही इजी होगा। कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, तो चलो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैम हम कल को बिजनेस करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें जो पैसों की ज़रूरत होगी वो हम कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए मैम मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपने पास से पैसा नहीं लगा सकता या अपने मम्मी पापा से ही नहीं ले सकता या दोस्तों से ही नहीं ले पाऊंगा, मतलब उतना नहीं पड़ पाएगा पूरा। तो फिर क्या और जरिया है मेरे पास पैसे लाने के? क्या सिर्फ बैंक से ही लोन लेके पैसा आ सकता है या कोई और भी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पैसा ला सकते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन आया होगा। तो हम आज इसमें ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, मतलब बेटा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, देयर मल्टीपल सोर्सेज जहां से आप पैसा ला सकते हो। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। सोर्सेज मीन्स मैम मैथड्स, तरीके, किस तरीके से हम पैसा जुटा सकते हैं, वही है सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज मीन्स डिफरेंट मैथड और वेज। डिफरेंट मैथड और वेज मतलब अलग अलग तरीके हैं बेटा पैसे लाने के। तो डिफरेंट मैथड, इसलिए बोला डिफरेंट मैथड और वेज थ्रू विच, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के लिए पैसा ला सकते हैं। ठीक है, थ्रू विच अ बिजनेस गेट्स मनी। क्यों पैसा चाहिए? सिर्फ शुरुआत में पैसा लगता है बेटा, मतलब आज आपने बिजनेस शुरू किया तो बस आज मुझे बस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए? नहीं मैम, डे टू डे आपको कुछ अभी कुछ करना है तो भी पैसा लगेगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगेगा, कल को आप फ्यूचर में एक्सपैंड करोगी, ग्रो करोगी, तब भी आपको पैसा ही चाहिए होगा। तो मतलब पैसा ही पैसा। इसीलिए हमारे बिजनेस को मनी चाहिए होता है, स्टार्टिंग में भी, जब वो रन कर रही होती है तब भी चाहिए होता है, और जब वो अपनी एक्टिविटीज ग्रो करना चाहती है, मतलब कि वो एक्सपैंड करना चाहती है, ठीक है, या वो अपनी एक्सपेंशन मतलब क्या, वो अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोलना चाहती है या वो किसी और फील्ड में भी जाना चाह रही है, मतलब डाइवर्सिफाई भी करना चाह रही है अपने आप को, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो कौन कौन से मैथड्स हैं, तरीके हैं जिससे बिजनेस को इन सारी चीज़ों के लिए पैसा मिल सकता है, उसे ही हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मींस डिफरेंट मैथड और वेज थ्रू विच, जिसके थ्रू बिजनेस को क्या मिलता है, मनी मिलता है टू स्टार्ट, रन और ग्रो इट्स एक्टिविटी। अब मैम बिजनेस को पैसा चाहिए क्यों? ये तो बहुत ही मतलब मजाक वाला सवाल हो गया। अरे भाई पैसा नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? उसको अपने डे टू डे खर्चे के लिए, सैलरी देने के लिए, और कुछ भी रॉ मटेरियल मंगाना है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, बेचने के, सब के लिए पैसा ही तो चाहिए, है ना? चाहे वो उसको मशीन खरीदनी हो, चाहे उसको सैलरी देनी हो, डे टू डे एक्सपेंस करने हो, एक्सपेंशन करना हो, मार्केटिंग करना हो, इन सब के लिए उसे पैसा चाहिए। तो जब पैसा चाहिए ही, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उस पैसा को लाने के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या है पूरे चैप्टर में जो हमें समझना है, सोर्सेस समझने, मैथड समझने। तो देखो, अगर जैसे मान लो मैं आपका एग्जाम्पल हूँ, आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे चाहिए क्योंकि आप कोई कोर्स खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ तुम पैसा कहाँ से ला सकते हो। मान लो तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए, कोई तुम्हें कोर्स खरीदना है, तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ तुम पैसा कहाँ से ला सकते हो। मैम मेरी सेविंग्स है, मेरे गुल्लक में कुछ पड़े हैं तो मैं वहाँ से निकाल लूँगा। अच्छा कितने होंगे उसमें? मैम 2,000 के लगभग मान लीजिए मिल जाएंगे, ठीक है, और
मम्मी से पापा से मैं कुछ नहीं तो 1,000 ले लूँगा, दोस्तों से उधार मांग लूँगा मैम, 500-600 वो भी दे देंगे। और और क्या कर सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं? और मैम मेरे दोस्त है वो कुछ लोगों को जानता है जो लोन देते हैं ऐसे मतलब अनसिक्योर्ड लोन, हाँ मैम अनसिक्योर्ड लोन ही देते हैं, और वो मेरी गारंटी अगर दे देगा तो वो मुझे लोन भी मिल जाएगा। हाँ कुछ परसेंट का मुझे हो सकता है पैसा ब्याज में भी देना पड़ जाए, तो मैं वहाँ से ले आऊँगा, बट मैं कोर्स खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जो तरीके हैं तुम्हारे, उसमें तुमने कुछ आइडेंटिफाई किया? हाँ, कुछ पैसा तो तुमने अपना खुद का लगाया और कुछ पैसा तुमने बाहर से क्या किया, बोरो किया। ठीक है, तो जो सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के वो या तो इंटरनल होंगे और या तो एक्सटर्नल होंगे, या तो कंपनी पैसा अंदर से लाएगी या तो कंपनी पैसा बाहर से लाएगी। ठीक है, तो जो पैसा कंपनी के ओनर को बिलोंग करता है, मतलब जो पैसा बिजनेस खुद का लगाता है, उस सोर्स को हम बोलते हैं ओन्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं? ओन्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस। These are fund that belong to the owner of the business, मतलब जो बिजनेस के ओनर्स हैं ये फंड उनसे क्या आता है हमारे पास। जैसे कि तुमने देखा होगा कंपनी को जैसे पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है, तुमने देखा होगा शेयर इशू करती है ना, या फिर जब वो बिजनेस चल रहा होता है और चलते चलते या वो पैसा कमाती है तो कुछ पैसा किनारे रख देती है और उस पैसे को दोबारा से ग्रोइंग एक्टिविटीज़ में लगाती है, करती है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे बिजनेस खुद से ही, मतलब उसको ये नहीं कि वो बाहर जाए किसी के सामने हाथ जोड़े कि मेरे को पैसा दे दो, मुझे पैसा चाहिए, वो नहीं करती, बल्कि खुद का ही पैसा लगाती है, जिससे उसको किसी को भाई ब्याज देने का लोड नहीं है या वापस करने का लोड नहीं, वो उसका खुद का पैसा है, तो वो होगा उसका ओन्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे इक्विटी शेयर, अब इक्विटी शेयर मैम, इक्विटी शेयर में तो बाहर वाले पैसा दे रहे हैं ना कंपनी को, बेटा बाहर वाले दे रहे हैं लेकिन वो शेयर खरीद रहे हैं, मतलब वो कंपनी के ओनर बन रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, तो हो तो गया ना ओनर, अभी तो वो ओनर ही है ना बिजनेस का, वही तो पैसा दे रहा है ना बिजनेस को, तो ये क्या होगा, ओन्ड होगा ना। बाहर वाला नहीं है, वो लोन नहीं दे रहा है, कोई ओनर बन रहा है बिजनेस का, ठीक है, ओनरशिप ले रहा है, होल्डिंग ले रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, चाहे वो इक्विटी शेयर वाले हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर वाले हो। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है मैम, रिटेन प्रॉफिट जैसे तुम्हारी मम्मी पापा ने सैलरी ली, उनकी भी सैलरी आई, वो क्या करती है, कुछ पैसा हमेशा सेविंग में रखती है, जोड़ के रखती है सारे खर्चे करने के बाद, फिर उसी पैसे को जब भी उन्हें लगता है कहीं पे कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, तो वो पैसा वहाँ लगा देती है। ठीक है, तो ये भी उन्हीं का पैसा है जो उन्होंने रोक के रखा, बचा के रखा है। इसी तरीके से बिजनेस भी क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं, बचा के रखते हैं। वो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उनकी, जो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है जिससे उन्होंने बचा के रखा है, उसको जब वो यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो वो भी बिजनेस का ही हुआ। तो ये भी क्या है, ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस तुम इतना समझ लो कि ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस वो फंड होते हैं जो बिजनेस के ओनर को बिलोंग करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, रिटेन प्रॉफिट हो या जीडीआर हो। अभी बस आप इतना समझिए, उसके बाद हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा मैम हम बोरो कर सकते हैं, तो जो पैसा हम बोरो करते हैं, मतलब जो पैसा हम बाहर वालों से लेते हैं, ठीक है, आउटसाइडर से लेते हैं, और उन्हें हमें क्या करना होता है बेटा, हमें उन्हें वापस करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो ओनर ने लगाया है, नहीं, वो बाहर वाले ने दिया है, बाहर वाले ने दिया है तो वो हमसे इंटरेस्ट भी लेगा, वो हमें उसे वापस भी करना होगा, ठीक है। तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है हमारे ऊपर। तो ये है बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस। दीज आर फंड बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर। ये वो फंड है जो आपने आउटसाइडर से बोरो किया, ठीक है, और आपको इन्हें रिटर्न करना है। ऐसा नहीं है कि तुम इसे रिटर्न नहीं करोगे, तुम सोचोगे अरे भाई मेरे ओनर, मैं ही ओनर हूँ या हमारी ओनरशिप है, हमने ही पैसा लगाया है, हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, अरे ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है। किसी बैंक ने तुम्हें लोन दिया मान लो, ठीक है,
उसका तुम्हें ब्याज देना होगा। जो भी तुम्हारी ईएमआई आ रही है पर मंथ, वो तुम्हें पे करनी ही करनी है। इसके अलावा तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना है। अदरवाइज भाई अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो तुम्हारे ऊपर तो वो केस कर देंगे, तुम्हें वो सू कर देंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें सू कर दिया तो भाई तुम्हारा बिजनेस मुसीबत में आ जाएगा। इसीलिए आपको इसे रिटर्न करना होता है आफ्टर अ फिक्स टाइम। इसके क्या एग्जाम्पल है? या आप डिबेंचर आपने पढ़ा है 9th-10th में, कोई नया टॉपिक नहीं है ये कि आप ये सोचो कि मैंने डिबेंचर नहीं पढ़ा है और ये नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिबेंचर आप पढ़ के आए हो, कंपनी या तो शेयर इश्यू करती है या डिबेंचर, ठीक है। और डिबेंचर क्या है? एक तरीके से आप बोरो कर रहे हो लोगों से, उनको डिबेंचर डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उनसे पैसा बोरो कर रहे हो, उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट भी देना होता है और वो पैसा भी वापस करना होता है। तो डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब क्या है? आपके बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब ये वो फंड हैं जो आपने आउटसाइडर से बोरो किए हैं और आपको इन्हें रिटर्न बैक करना है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, और इसका इंटरेस्ट भी चुकाना है, ठीक है। तो ये हो गए बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो पैसा लाने के जरिए मतलब मैथड्स दो तरीके में हम डिवाइड करने वाले हैं, एक है ओन सोर्स और एक है बोरोड सोर्स। अब हम वन बाय वन जितने भी आपके ओन सोर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी है, पढ़ के आए हैं, एक बार बस रिवीजन होगा आपका। तो सबसे पहला है आपका इक्विटी शेयर। क्या है? इक्विटी शेयर। मैम इक्विटी शेयर क्या होते हैं? देखो मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताती हूँ। एक कंपनी है, उसको चाहिए पैसा, ठीक है, उसको चाहिए पैसा मान लो 10 लाख। अब उस कंपनी को जब 10 लाख चाहिए तो वो कंपनी कहाँ से लाएगी? उसने कहा हम शेयर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? शेयर इशू करेंगे। मतलब इस 10 लाख की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, उसके शेयर बन जाएंगे और वो शेयर हम पब्लिक को इशू कर देंगे कि भाई जिसको इस कंपनी में ओनरशिप चाहिए वो हमारे शेयर खरीद लो और हमें उस शेयर के बदले पैसा दे दो, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। मान लो 10 लाख था, 1 लाख शेयर मैंने इशू करे, 10 लाख शेयर, 1 लाख मतलब 10 रुपए का एक शेयर मैंने इशू करा। अब मैं हूँ, मान लो मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैंने सोचा ये कंपनी अच्छी है, चलो इसके शेयर खरीद लेता हूँ। 10 रुपए का एक शेयर है, मेरे पास इस समय 1000 पड़े हुए हैं, तो मैं 100 शेयर इसके खरीद लेती हूँ। मैंने उसके 100 शेयर खरीद लिए, मैंने उस कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी के पास पैसा आ गया, वो हो गई उसकी कैपिटल। तो ये एक तरीका होता है कंपनी के पास पैसे लाने का। क्या होता है? एक तरीका होता है कंपनी के पास पैसे लाने का। अब मैंने उसके शेयर खरीदे हैं, मैंने उसके शेयर खरीदे हैं, तो मैं क्या हो गई? उसकी शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर्स। मतलब मेरा उस कंपनी में उस शेयर के हिसाब का उस कंपनी में क्या है? ओनरशिप है। जितने मैं उस कंपनी के शेयर होल्ड करती हूँ, इसका मतलब मैं उस कंपनी में उतना ओनरशिप होल्ड करती हूँ, ठीक है। तो इक्विटी शेयर आपको समझ में आया कि कंपनी को कैसा पैसा मिल जाता है इससे। तो इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर है। बेटा 2 टाइप के शेयर पढ़े हैं आपने, एक इक्विटी होता था और एक प्रेफरेंस होता था। इन्हें हम साधारण बोलते हैं क्योंकि इनमें हम कोई भी प्रायोरिटी वगैरह नहीं देते हैं। बट अभी आप जब प्रेफरेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि प्रेफरेंस शेयर में मैम अलग ही जलवा है, जो कि हमें इक्विटी शेयर में नहीं मिलता। तो ये आपके ऑर्डिनरी शेयर है। जो लोग इस शेयर को बाय करते हैं वो पार्ट ओनर बन जाते हैं कंपनी के। मतलब मैं उस कंपनी के, मैंने क्या किया, मैंने तुमसे कहा ना मेरे पास 1000 रुपए है, 10 रुपए का वो एक शेयर दे रही है, तो मैंने उसके 100 शेयर खरीद लिए। तो जब मैंने 100 शेयर खरीदे तो उस कंपनी में मेरी उस 100 शेयर की क्या हो गई? ओनरशिप हो गई। क्या हो गई? ओनरशिप हो गई। तो पार्ट ओनर बन जाते कंपनी के। तो ये पैसा बेटा कौन लगा रहा है? बिजनेस का ओनर ही लगा रहा है एक तरीके से। तो ये क्या है? ओन्ड सोर्स का टाइप है, ठीक है। की पॉइंट क्या है? जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो ओनर होता है कंपनी का। नो फिक्स डिविडेंड, आपको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता इक्विटी शेयर में, ठीक है, कि ये डिविडेंड आपका फिक्स है वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये साधारण है,
ये साधारण है, इसमें कोई फिक्स्ड शेयर नहीं है आपका बता देंगे कि हर महीने आपको इतना डिविडेंड देंगे, नहीं। प्रॉफिट होगा, जिस बार ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस बार ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा। जिस बार कम प्रॉफिट होगा उस बार कम डिविडेंड मिलेगा। जिस बार प्रॉफिट ही नहीं होगा उस बार डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। पेड लास्ट व्हेन कंपनी क्लोजेस, आपने पढ़ा भी था, कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि यस मैंने ये भी पढ़ा था कि इनको तो सबसे बाद में देते हैं, है ना। तो इनको सबसे बाद में देते हैं, मतलब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी मेरे पास प्रॉफिट आया, सबसे पहले तो भाई मुझे ये डिबेंचर वालों को देने दो, इनको देने दो, इनका इंटरेस्ट फिक्स है, इनको तो देना ही देना है, पहले मैंने उनको दे दिया। फिर मैंने कहा यार अब मैं प्रेफरेंस वाले को दूंगी, क्योंकि मैंने उनको प्रायोरिटी पे रखा है कि सबसे पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, देन इक्विटी पे बचा तो जाएगा। फिर मैंने कहा मैं प्रेफरेंस को दूंगी, एंड देन मैंने कहा कि मैं जाने वाली हूँ इक्विटी पे। तो इनको सबसे लास्ट में पे किया जाता है। इवन जब कंपनी क्लोज होती है, वाइंड अप होती है, तब भी सबसे पहले मैं अपने कर्जे निपटाऊंगी, सबसे पहले मैं क्रेडिटर दूंगी, फिर कुछ बचा कुचा फिर मैं प्रेफरेंस को पकड़ाऊंगी, फिर बचा तो मैं इक्विटी वालों को दूंगी, अदरवाइज मैं कहूंगी भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक, तो इनको सबसे लास्ट में देते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, अभी तुमने देखा मैंने हाथ जोड़ लिए, तो मतलब रिस्क हाई है कि नहीं है, हाँ मैम रिस्क तो हाई है, और रिटर्न हाई है कि नहीं है, प्रेफरेंस वालों का पता है इतना ही देना है, ठीक है, फिक्स कर दिया कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा तो मैम ज्यादा देंगे ना, ठीक है, कम होगा तो कम देंगे, तो रिस्क भी हाई है रिटर्न भी हाई है। वोटिंग राइट इन कंपनी डिसीजन, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट यही है कि अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो ना तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। वोटिंग राइट मतलब कि कल को कंपनी कुछ भी डिसाइड करती है तो आपके पास जितने शेयर होते हैं उस हिसाब से आपके पास हक होता है कि आप वोटिंग कर पाओ कि आप क्या डिसीजन लेने में कंपनी को डायरेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें वोटिंग राइट मिल जाता है डे टू डे डिसीजन मेकिंग में। तो ये एक फायदा है आपके पास। तो इक्विटी शेयर के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है। और इक्विटी शेयर के कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दिए कि ये क्या होता है, क्या क्या इसके चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में बैठानी है। तो अगर आप भी कंपनी बनाते हो और आपको पैसा चाहिए तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो फंड को रेज करने के लिए। बट ये सारी चीज़ें याद रखना कि ये सब तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने कहा था दैट इज योर प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये इक्विटी शेयर को मैंने बोला ये साधारण है भाई, ये साधारण है, लेकिन प्रेफरेंस लग गया। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी पे रखते होगे, मतलब उसको प्रेफरेंस देते होगे कि यार ये पहले फिर बाद में, ठीक। तो कंपनी के लिए भी प्रेफरेंस शेयर वैसे ही है कि मतलब ये पहले, ये स्पेशल टाइप ऑफ शेयर में आ गया। कैसा स्पेशल, वो क्या था ऑर्डिनरी, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ शेयर है। क्यों मैम, क्यों ये स्पेशल, ऐसा क्या है इसमें? इसमें ऐसा ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है शेयर होल्डर्स को। क्या देता है? एक्स्ट्रा एडवांटेज, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फायदे देता है जो तुमको इक्विटी शेयर में नहीं मिलता, वो ये फायदे तुम्हें देता है। कौन कौन से फायदे देगा? पहला, फर्स्ट राइट ऑन डिविडेंड। डिविडेंड बटना है तो सबसे पहले हम तुम्हें देंगे, देन हम इक्विटी शेयर वालों को देंगे। तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि इसमें तुम्हें सबसे पहले राइट मिलने वाला है? यस मैम, ये तो बहुत ही फायदे की बात है कि सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे मिल जाएगी, मतलब मुझे तो टेंशन ही नहीं है, कल को प्रॉफिट होगा अपना वो निपटाएंगे, फिर तो मुझे ही देंगे ना। तो ये एक फायदा है कि सबसे पहले तुम्हें देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को तुम्हारे बाद मिलेगा, लेकिन सबसे पहले किसे मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। एंड देयर डिविडेंड इज यूजुअली फिक्स्ड। और एक बात और अच्छी कि डिविडेंड फिक्स होता है, मतलब कह दिया कंपनी ने 8% देंगे पर ईयर, तो मतलब देंगे। भाई ने बोला देने का तो मतलब देने का, कोई नाटक नहीं है कि तुम्हें कितना परसेंट मिलेगा, तुम बैठो सोचो अरे 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, क्या मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा फिक्स है कि तुम्हें 8% मिलने वाला है, तो मतलब मिलने वाला है, ठीक। तुम्हें इतना हेडेक नहीं लेना। नेक्स्ट इज फर्स्ट राइट ऑन कैपिटल रिटर्न। दूसरा, अगर कंपनी कल को बंद हो गई, शट डाउन हो गई, तब भी तुमको एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप
तुम्हें सबसे पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर के कंपैरेटिव तुम प्रेफरेंस में रहने वाले हो कि तुम्हें दिया जाएगा, सबसे पहले तुम्हारी कैपिटल वापस कर दी जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो कंपनी वाइंड अप भी होती है तभी तुम्हें खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले इक्विटी शेयर वाले के पहले हम तुम्हें ही देंगे तुम्हारी कैपिटल वापस, उसके बाद हम उनको रिटर्न कर देंगे अगर बचा तो मतलब वहां तो तुमने समझा भी था कि मैम रिस्क हाई है, रिटर्न भी हाई हो सकता है अगर बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा फिक्स तो है नहीं कुछ, इनका फिक्स है। तो इनके क्या एडवांटेज थे? 2 एडवांटेज हैं। तो अगर आप कंपनी हो और आप पैसा रेस करना चाह रहे हो तो आप प्रेफरेंस शेयर के भी थ्रू पैसा रेस कर सकते हो। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा रेस करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने समझा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये क्या है? ओन्ड सोर्स हैं आपके फाइनेंस के पैसा रेस करने के लिए। आपके बिजनेस को मनी चाहिए तो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। क्या है? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मैम डिबेंचर एंड बॉन्ड क्या है? देखो बेटा, शेयर भी एक डॉक्यूमेंट था जो तुम इश्यू करते थे मार्केट में और लोग उसको खरीद के तुम्हें पैसा दे देती थी। हाँ मैम, जिसमें मैंने इक्विटी शेयर भी समझ लिया और प्रेफरेंस शेयर भी समझ लिया। बहुत ही आसान था, कुछ उसमें खास मुझे ऐसा दिमाग वाला नहीं लगा कि बहुत टफ हो रहा है, नहीं। अभी आ जाओ तुम डिबेंचर और बॉन्ड में, ये और आसान है। ये और आसान है क्यों? क्योंकि डिबेंचर एक तरीके का लोन ही तो होता है जो कंपनी लेती है पब्लिक से। मतलब कल को मुझे पैसा चाहिए, मैंने यार शेयर वेयर से ले लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए, फिर मैंने सोचा यार इनको प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से ज़्यादा नहीं रेस करूँगी क्योंकि यार बड़ा डिविडेंड का माथा पच्ची हो जाता है, एक सेट रखो यार, इतना इंटरेस्ट देना बवाल हटाओ। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ डिबेंचर के थ्रू भी पैसा ले लेते हैं, कुछ डिबेंचर के थ्रू भी पैसा ले लेते हैं। और मैंने डिबेंचर डॉक्यूमेंट जिसमें पूरा कंपनी का लिखा रहता है कि वो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी है, फिर इतने % पे वो रिटर्न देगी, है ना, ये सब कुछ लिखा रहता है, मेंशन रहता है। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट इशू करा और लोगों ने उसको खरीदा और मुझे पैसा मिल गया। लेकिन ये एक तरीके का लोन है क्योंकि भाई वो मेरे ओनर नहीं बन रहे, ठीक है। मैंने इसलिए इशू किया कि मुझे लगा यार इनको ओनरशिप देनी पड़ेगी, हिस्से में आएंगे सबके सब, बताएंगे मेरे को वोटिंग राइट मिल जाएगा तो बताएंगे ये करो वो ना करो। इससे अच्छा भाई मेरे को किसी को ओनरशिप में इतना नहीं डालना है। मैं एक काम करती हूँ, डिबेंचर इशू करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, लोन देती हूँ, लोन लेती हूँ, देती नहीं हूँ, लेती हूँ। और इनका क्या ही ओनरशिप है, हिस्से में थोड़ी ना आएंगे ओनरशिप में, इनका बस रिटर्न दो और पैसा वापस कर दो, डेट्स इट। मेरा कोई दिमाग खपाने वाला काम नहीं है। तो मैंने लोन लेना शुरू किया, मैंने डिबेंचर इशू करे, लोगों को भाई इंटरेस्ट आया कि भाई इतना इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, पैसा भी इस टाइम के बाद रिटर्न कर देगी, चलो इनको पैसा, इनका डिबेंचर खरीदते हैं, इनको लोन देते हैं। तो मेरे पास एक सोर्स हो जाएगा डिबेंचर का। तो बेसिकली लोन होता है जो कंपनी लेती है पब्लिक से। इन रिटर्न द कंपनी गिव्स अ डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रॉमिस। अच्छा, मैंने तो कंपनी को लोन दिया, मैंने तो कंपनी को लोन दिया एज अ पब्लिक, ये लो, तुम्हें पैसा चाहिए ये लो। कंपनी मुझे क्या देगी? क्या प्रूफ है मेरे पास जिससे मुझे पता चलेगा भाई ये इतना इंटरेस्ट देगी, हर महीने मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, इस तारीख तक, इस महीने में, इस जो भी साल है इसमें ये मेरा पैसा वापस कर देगी पूरा। उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? उसके लिए मुझे मिलेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में कंपनी तुमसे प्रॉमिस करेगी, क्या करेगी? प्रॉमिस करेगी, वादा करेगी। किस बात का? कि हम तुम्हारा लोन जो है वो रीपे कर देंगे, वो तुम्हें दे देंगे, वापस कर देंगे आफ्टर अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम है, 3 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिया है, उसके बाद हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, ठीक। और तुम्हें इंटरेस्ट भी देंगे, वो भी फिक्स रेट से रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आज आया तो दे दिया फिक्स रेट पे, बाद में नहीं दिया, नहीं नहीं, हम तुम्हें हर महीने इतने % पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, ठीक है, रेगुलरली हम पे करेंगे।
तो डिबेंचर क्या होता है बेटा, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इशू करती है मार्केट में, जिसमें वो प्रॉमिस करती है कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। क्लियर? व्हाट इज बॉन्ड? डिबेंचर तो मैम समझा, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है डिबेंचर के। तो मैम नाम ही अलग क्यों दे दिया? क्योंकि ये भी लोन ही है बेटा, इसीलिए ये भी बिल्कुल सिमिलर है डिबेंचर के। लेकिन इन इंडिया गवर्नमेंट इशूज मोर बॉन्ड एंड कंपनी इशूज मोर डिबेंचर। जो गवर्नमेंट होती है वो जब पैसा रेस करती है, पब्लिक से लोन लेती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इशू करती है? बॉन्ड इशू करती है। और कंपनीज क्या इशू करती हैं? डिबेंचर इशू करती हैं। तो इजी वे में यही डिफरेंस याद रखो कि डिबेंचर क्या है? लोन गिवन टू कंपनी। जब आप कंपनी को लोन देते हो तो आप डिबेंचर खरीदते हो। और बॉन्ड क्या है? लोन गिवन टू गवर्नमेंट या बिग इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट को पैसा देते हो द फॉर्म ऑफ लोन, तो उसे हम बोलते हैं कि तुमने क्या खरीदा है? बॉन्ड खरीदा है। वो सर्टिफिकेट क्या है? वो बॉन्ड है। ठीक है, तो बस यही रेफरेंस है दोनों में कि ये गवर्नमेंट मेजरली इशू करती है लोन लेने के लिए, बॉन्ड्स वगैरह इनको वही भी डॉक्यूमेंट जो है वो डिबेंचर की तरह होता है, जिसमें गवर्नमेंट तुम्हें प्रॉमिस करेगी कि इतना % ऑफ इंटरेस्ट या इस टाइप तक तुम्हारा लोन वापस करेगी। तो जो बॉन्ड है वो बिग इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, और जो डिबेंचर है वो यूजुअली कंपनी इशू करती है। क्लियर हुआ आपको कि डिबेंचर और बॉन्ड क्या है? और ये क्या है? आपका सोर्स है फाइनेंस का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मनी रेज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर हम पैसा लाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू या डिबेंचर के थ्रू पैसा हम लाते हैं कंपनी में, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तुमको ये डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि तुमको हम इतना क्यों बता रहे हैं कि हम यही बता देना कि तुम इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा ले आओ, प्रेफरेंस के ले आओ, डिबेंचर के ले आओ, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि सब में करना क्या क्या पड़ जाएगा तुमको। इक्विटी शेयर में तुम्हें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रेफरेंस में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, डिबेंचर और बॉन्ड इश्यू करते हो तो तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई फिक्स रेट भरोगे इंटरेस्ट का, एक टाइम के बाद पैसा भी तुम्हें वापस करना है, वो साल डिसाइड करना होगा। क्लियर? फिर तुम सोच लोगे ना इस हिसाब से कि यार मेरे लिए शेयर वाला ज़्यादा सही रहेगा, कि भाई इनको तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाटक नहीं है तो इक्विटी शेयर इशू कर दूं, है ना, या फिर प्रेफरेंस करूं, वो तुम समझ पाओगे तभी। इसके बाद ओन सोर्स का एक टाइप है आपका, डेट इज रिटेन्ड प्रॉफिट। डिबेंचर बोरोड सोर्स का था क्योंकि तुम बोरो कर रहे हो पैसा। ठीक, रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट मीन्स प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग। इसका नाम याद रखना, हो सकता है तुमको वो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग से दे दे, तो ये मत सोचना कि ये क्या आ गया, इसके ये ऑल्टरनेटिव नेम्स है। ठीक है, ये बेसिकली पोर्शन होता है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, मतलब जिसने नेट प्रॉफिट कमाया उसका पोर्शन, that is not distributed to shareholder as dividend but instead is kept in the business for future use। मतलब जैसे बिजनेस है, उसने कोई नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब सारे खर्चे वर्चे हटा के टैक्सेस पे करके उसका जो नेट प्रॉफिट आया, अब इस नेट प्रॉफिट को बिजनेस सोच रही है कि यार एक काम करते हैं, डिबेंचर वालों को पैसा इंटरेस्ट जो है वो देते हैं, ठीक, प्रेफरेंस वालों को ये काम कर दो, दे दो, इक्विटी शेयर वालों को देने से पहले सोचो इस पैसे को क्या रखा जाए, रोका जाए, क्योंकि काम किया जाए ना, उनको अभी नहीं देते, इस पैसे को सेव करते हैं। ठीक है, उनको इस बार बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा डिक्लेयर डिविडेंड आपका, हम इस पैसे को रिटेन करते हैं और आने वाले टाइम पे इस पैसे से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और ग्रो करेंगे बिजनेस को, क्योंकि मुझे एक ब्रांच डालनी है, तो इस टाइम रोकते हैं और हम ग्रो करेंगे तो भाई उनका भी फायदा होगा, देन अगले साल अच्छा दे देंगे रिटर्न। तो ये मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट को रिटेन किया। ठीक है, ये पोर्शन है कंपनी के नेट प्रॉफिट का जो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, बट केप्ट किया इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज। कंपनी रिटेन प्रॉफिट क्यों यूज करती है मैम? क्योंकि बेटा ये खुद का ही तो पैसा है, तुमको ना लोन लेना है किसी से, ये तुम्हारा सेविंग है, तुम्हारा पैसा है, इसको तुम आराम से यूज करो, अपने हिसाब से यूज करो, क्योंकि ये फ्री है, कोई इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, अंदर का पैसा है, आराम से आया हुआ पैसा है, तुम्हारी सेविंग है।
तो कंपनी इसको एक्सपेंशन के लिए या उसको कोई नई मशीन्स लानी है, मॉडर्नाइज करना है उसके लिए, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसको पूरा करने के लिए, या वो कह रही है कि मुझे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए क्या कर रही है, वो इसको यूज करे। यहाँ पे ना ही उसको कोई लोन लेना पड़ रहा है, ना ही उसका कोई ब्याज देना है, ना ही उसका रीपेमेंट करना है। तो ये बहुत ही इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फ्री है, कोई झंझट नहीं है इसमें। तो इस पैसे को कंपनी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है अपने बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, जहां पे कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को रिटेन करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को, और उसको वो बिजनेस में फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग भी क्या है, आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा आएगा आपका लोन। मैम लोन तो हम पढ़ ही लिए ना डिबेंचर में, फिर आप अलग से लोन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो लोन जो था वो कंपनी पब्लिक से ले रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक से ले रही थी, बिग इंस्टीट्यूशन पब्लिक से ले रहे थे। लेकिन ये जो लोन है ना, वो बिजनेस किसी पब्लिक से नहीं ले रही है डिबेंचर इशू करके, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रही है पब्लिक को कि भाई आओ और लेके जाओ। ये वो लोन है जिसमें बिजनेस फंड्स को बोरो कर रही है, कैसे, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मैं बैंक के पास जाऊंगी, मैं बैंक से कहूंगी मुझे पैसा चाहिए, मैं कोई डिबेंचर विबेंचर नहीं इशू करूंगी, मुझे बैंक के पास जाना है, बैंक को अपना जो भी स्टेटमेंट्स है वो दिखाना है, बैंक से बोलना है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस में एक्सपैंड करना है, मुझे पैसा दे दो, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे पैसा देंगे। तो ये वो पैसा है। तो मैम बिजनेस को क्या बैंक वालों को पैसा नहीं रिपे करना होता है, कोई ऐसा लोड नहीं है? तो क्यों नहीं है, ये पैसा भी तुम्हें फिक्स टाइम के बाद पे करना ही है, इसमें भी तुम्हारा ब्याज पड़ेगा। ऐसा क्या तुम्हारा दोस्त थोड़ी ना है बैंक वाला कि तुमको फ्री में दे देगा, या इसीलिए मैंने डिबेंचर नहीं इशू किया। नहीं नहीं, ये लोन है जो मैं पब्लिक से नहीं, जबकि बैंक से जाके ले रही हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही हूँ, उसको भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, उसका भी लोन का रीपेमेंट करना है, कोई बचने का सोल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। लोन मैम कहाँ से लाएंगे? IFCI सुना है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देता है, यहाँ चले जाओ। सिडबी चले जाओ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है इंडिया की, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, लोन वगैरह देती, वहाँ चले जाओ। SFCs चले जाओ, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चले जाओ, ये भी तुम्हें देंगे, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हो। इसके अलावा जो भी तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स हैं लाइक SBI, PNB, HDFC, ICICI, इनके पास चले जाओ, यहाँ से लोन ले आओ। तो लोन लेने के तरीके तुम्हारे पास दो हैं, बैंक से ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हारे IFCI, सिडबी, SFC हो गए, या कमर्शियल बैंक के पास चले जाओ, SBI, PNB, ICICI, कोटक महिंद्रा, जो भी तुमको लगता है वहाँ चले जाओ और पैसा ले आओ, ठीक। ये इंस्टीट्यूशन तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों टाइम के लिए लोन दे सकते हैं। मतलब तुम्हारी शॉर्ट टर्म ज़रूरत है कि मेरे को बस पैसा चाहिए ताकि मेरी वर्किंग कैपिटल पूरी हो जाए, नीड डे टू डे ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना है, मुझे इसके लिए लोन चाहिए, तो चले जाओ, देंगी बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए भी देंगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी देंगी। तुम्हें मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, फिक्स एसेट के लिए तुम्हें लंबे समय तक का लोन चाहिए, भाई लंबे समय तक का लोन चाहिए होगा, इतनी जल्दी हम इतना अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे एक साल के अंदर, मैं बनाऊंगी फिर मैं उससे कमाऊंगी एंड देन धीरे धीरे हम उसको पूरा पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन चाहिए। तो ये जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, ये भी आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों सोर्स ऑफ फाइनेंस है? क्योंकि ये भी आपको मनी देते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेशन वगैरह कैरी आउट करने के लिए। तो ये भी एक जरिया, एक मेथड हो गया आपका बिजनेस में पैसा लाने का। नेक्स्ट इज योर पब्लिक डिपॉजिट। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? मैम डिपॉजिट बाय पब्लिक इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। यस, money deposited by public like customer, employee, shareholder with the company for fixed period. पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मैं पब्लिक में कौन है? कस्टमर हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए। ये क्या करते हैं, कंपनी के पास पैसा, जैसे तुम जाते हो ना बैंक में FD करवाते हो, पैसा डिपॉजिट कराते हो, वैसे ही जब तुम कंपनी के पास जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो और कंपनी तुमको उसके यहाँ पर रिटर्न वगैरह देती है, ठीक, तो वो क्या होता है तुम्हारा
पब्लिक डिपॉजिट। मतलब ये मनी तुमने कहाँ डिपॉजिट किया है, कंपनी के पास डिपॉजिट किया एक फिक्स पीरियड के लिए। जैसे एक कंपनी है, उसने पब्लिक से कहा आइए और हमारे पास अपना पैसा डिपॉजिट कराइए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हाई रेट पे इंटरेस्ट देंगे। बैंक के पास जाओगे, 1 साल डिपॉजिट कराओगे, वो तुमको 5% इंटरेस्ट देगा। हमारे पास आओ, उस पैसे को डिपॉजिट कराओ, हम तुम्हें 8% का इंटरेस्ट 1 साल में देंगे। भाई मुझे लगा फायदा है, बैंक के पास क्यों डिपॉजिट कराना 1 साल के लिए, इनको दे देते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे मुझे, तो मैं वहाँ जाऊँगी। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैंने कंपनी को डिपॉजिट करा दिया, कंपनी ने मुझसे कहा वो मुझे 8% का इंटरेस्ट देगी 1 साल में। तो मेरे लिए ये क्या हुआ, डिपॉजिट हो गई। मैं एज अ पब्लिक मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक पे नहीं कंपनी में कराया, तो वो हो गई पब्लिक डिपॉजिट। और ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ये एक जरिया है, एक मेथड है कंपनी के लिए पैसा रेस करने के लिए। तो मैम कंपनी पब्लिक डिपॉजिट क्यों यूज़ करती है, क्योंकि पहले क्या था, बैंक्स वगैरह कंपनी के पास नहीं थे इतने ज़्यादा अवेलेबल जिससे वो इजीली पैसा कलेक्ट कर पाए। इसीलिए तब क्या होता था, कंपनीज लोगों से ही डायरेक्टली फंड लिया करती थी। ठीक है, पहले बैंक्स वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे, ना इतनी आसानी से लोन देते थे कंपनी को। अब भाई कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो वो काम ये करती थी कि पब्लिक से कहती थी यार हम तुम्हें, हमारे पास पैसा डिपॉजिट कराओ, हम तुम्हें साल बाद इतना % इंटरेस्ट दे देंगे। तो लोग उसको फंड दे देते थे। इवन अभी भी बहुत सारी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, पब्लिक से पैसा अपने पास डिपॉजिट कराती है और उनको फिक्स % पे इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट, बिकॉज चीपर होते हैं बैंक लोन से। बैंक से मैं लोन लूँगी, बैंक मुझसे ज़्यादा ब्याज लेगा, इससे अच्छा क्यों ना मैं पब्लिक से ले लूँ, उसको कम रेट पे इंटरेस्ट वापस कर दूँगी। ठीक है, तो ये बैंक मतलब कंपनियां सोचती हैं और इस तरीके से वो पैसा रेस कर लेती हैं पब्लिक से। तो ये भी तुम्हारा एक जरिया है, एक तरीका है पब्लिक से पैसा लाने का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मैम क्या है, देखो यहाँ पे देखा जाए ना तो तुम्हें कोई लाके पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तुम्हें कोई लाके पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हें समय दे रहा है। क्या दे रहा है, समय दे रहा है। मतलब जैसे तुम्हें मान लो कपड़े खरीदने थे, तुमने कहा मैम मुझे कपड़े खरीदने हैं, एक काम करिए ना मुझे लोन दे दीजिए। मैंने कहा कितने का बेटा तुमको लोन चाहिए। मैम मैं कोई नॉर्मल कपड़े तो खरीदता नहीं हूँ, मेरे तो कपड़े बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए, मैं महीने के कपड़े खरीद लूँगा और अपने स्कूल की पार्टी में जाना है मुझे, और मुझे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना है, फेयरवेल है मेरा। मैंने कहा 20,000 रुपये, बोला मैम 20,000 तो बहुत कम मांग रहा हूँ, उससे ज़्यादा के खर्चे हैं मेरे। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है ले लो मेरे से लोन ले लो। तो आपने कहा ठीक है मैम दे दीजिए। मैंने कहा कि एक काम करो ना, एक काम करो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें 20,000 रुपये, मेरे पे अभी है भी नहीं। एक काम करो, मेरी दुकान है, क्या है, मेरी शॉप है और बहुत अच्छा शोरूम है मॉल में, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब का ही है, और कम मत समझना। बोला अच्छा मैम ठीक है, तुम वहाँ चले जाओ, कपड़े खरीद लो, 3 महीने बाद मेरे को पैसे दे देना। आपने कहा ये भी सही है मैम, वैसे भी मैं 3 महीने बाद मेरे पास तो पैसे बहुत आने हैं, तो मैं आपको तभी दे देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ले लो और जगह खरीद लो। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कोई पैसे वैसे से मदद नहीं की, लेकिन मैंने तुम्हें समय दे दिया। क्या दे दिया, मैंने तुम्हें समय दे दिया कि तुम इतने समय के बाद मेरा पैसा दे देना। ठीक है, तो वो जो तुम्हें समय मिल गया वो भी तो तुम्हारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही हुआ कि नहीं हुआ, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही तो हुआ। तुम्हें मैंने समय दिया, इतने समय बाद मेरा पैसा वापस कर देना, तो तुमने फ्री में वो सामान खरीद लिया मेरे से एक तरीके से उस समय तक का, तो एक जरिया बन गया, एक सोर्स बन गया उस चीज़ को लाने का, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही तो तुम्हारे लिए बन गया कि हाँ ठीक है मेरे को तो कपड़ा चाहिए था, वही खरीदना था, मेरे लिए वही रिक्वायरमेंट थी, मुझे पैसा चाहिए था, पैसा नहीं लेकिन मुझे समय मिल गया, समय भी तो मनी है। कहते ना टाइम इज मनी, ये टाइम इज मनी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। तो इस तरीके से भी बिजनेस फाइनेंस रेज करती है, मतलब डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट है। ठीक, मतलब एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है बिजनेस को दूसरे बिजनेस से। जैसे मेरे पास एक बिजनेस है, आया मुझसे कह रहा है मुझे रॉ मटेरियल खरीदना, मेरे को पैसा दे दो। मैंने कहा अरे यार अपनी दुकान है, ले जाओ, 3 महीने बाद वापस कर देना।
तो 3 महीने के लिए उसको जो मोहलत मिली वो उसके लिए एक पैसा ही समान है, क्योंकि वो पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, उसको पैसा लेना नहीं पड़ा, कहीं से उधार नहीं मांगना पड़ा, बल्कि पैसा वो समय के बाद वापस कर देगा और उसका काम पूरा हो गया। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है, मतलब बाय नाउ पे लेटर, खरीद अभी लो, वापस बाद में कर देना। When a seller supplies good to a buyer without taking money, एग्जाम्पल, जब सेलर बायर है, उसको गुड्स चाहिए, उसको दे देता है गुड्स, उससे कोई पैसा वैसा नहीं लेता है, इमीडिएटली पैसा वैसा नहीं लेता है, और अलाउ करता है बायर को कि कुछ समय बाद भाई 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी समय वो दे रहा है कि इस समय बाद मेरा पैसा वापस कर देना। ये जो डिलेड पीरियड है कि जो मैंने तुम्हें मोहलत दे दी है कि 2 महीने 3 महीने इतने बाद मेरा पैसा वापस कर देना, वो होती है ट्रेड क्रेडिट। पैसा वापस नहीं कहेंगे, पैसा दे देना, चुका देना। पैसा वापस क्या, तुमने तो पैसा दिया ही नहीं है, पैसा चुका देना मेरा, ठीक। इसको हम मर्केंटाइल क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ट्रेड क्रेडिट बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देती है। इसमें जो सप्लायर होता है वो बायर से कहता है कि आप गुड्स जो है उसको ले जाओ और इमीडिएटली पेमेंट मत करो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी उसको टाइम पीरियड लगता है उसके बाद वो कहता है कि आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। ये जो बाय नाउ पे लेटर वाली फैसिलिटी तुम्हें मिली, जहां पे तुम्हें इमीडिएटली पैसा नहीं देना पड़ा और बाद में पैसा देने का एक समय मिल गया, एक डिलेड पीरियड हो गया, उससे हम कहते हैं आपकी ट्रेड क्रेडिट। सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बट ये मत समझना कि पैसा तुम वापस नहीं करोगे, पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक। बस समय मिला है कि आराम से दे दो। ओके, यस। नेक्स्ट इज GDR, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट? क्या आपने कभी सुना है इसका नाम? GDR आपने सुना है, कुछ बच्चों ने मे भी सुना हो और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट? मैम, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसा चाहिए, बट मैंने ये सोचा है कि मैं इंडियन लोगों को अपने शेयर अभी इशू नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पैसा फॉरेन से चाहिए, मुझे पैसा विदेशों से चाहिए, मुझे विदेश के लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करें, मैं ये चाह रही हूँ, ठीक। मेरा ये है कि मेरे को पैसा बाहर से चाहिए, अंदर से मुझे अभी नहीं देना चाहिए पैसा। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा यार मेरे को बाहर से पैसा चाहिए, तो एक काम करती हूँ, शेयर इशू कर देती हूँ लंदन में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम करती हूँ, शेयर इशू कर देती हूँ, क्या दिक्कत है? भाई लंदन स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बोला कि पागल वागल हो गए हो, इंडिया के हो तुम, इंडियन शेयर्स को हमारे यहाँ पे कैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बेच सकते हो? नहीं परमिटेड है, नहीं अलाउड है। आपका शेयर क्या हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे एलिजिबल हो जाएगा? इंडियन है शेयर, इंडियन शेयर है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाओ, या नहीं आना है, यहाँ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अरे यार ये तो मना कर रहे हैं, अब क्या करूँ मैं? उसने बोला यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपने बैंक से बात की, मैं SBI गई, मैंने कहा देखिए मुझे जो पैसा है वो बाहर वाले इन्वेस्टर से चाहिए और आप कुछ रास्ता बताइए। उसने कहा अरे यार GDR सुने हो कि नहीं सुने हो? मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे क्या बात कर रहे हो यार, तुमको क्या पता है? मैंने कहा अच्छा बता दो फिर। उसने बोला देखो अपने शेयर जो है ना मेरे पास सेफली डिपॉजिट करवा के, ठीक। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ, शेयर में डिपॉजिट करा देती हूँ। अब क्या, पैसा कैसे मिलेगा मुझे? मुझे तो पैसा चाहिए ना। बोला अरे यार सब्र रखो, सब्र रखो, पैसा तुमको मिलेगा। मैंने कहा कैसे मिलेगा? उसने कहा मैं एज अ बैंक, कस्टोडियन बैंक जो तुम्हारी कंट्री का हूँ तुम्हारे लिए, मैं फॉरेन बैंक जो तुम्हारा ओवरसी डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक एक्ट करेगा उससे बात करता हूँ। फॉरेन कंट्री में कहाँ लगाना है? USA का चाहिए। हाँ मैंने कहा हाँ USA में करना है। उसने बोला मैं फॉरेन कस्टोडियन बैंक को तुम्हारे जो शेयर है उसके बिहाफ पे उससे कहूँगा कि वो GDR इशू करे। मैंने कहा GDR क्या? उसने कहा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होगा बाकायदा कि ये इंडियन कंपनी है, ये इतने का शेयर इशू कर रही है, और तुम अपने शेयर वहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन GDR के थ्रू फॉरेन बैंक तुम्हारे को पैसा लाके देगी फॉरेन इन्वेस्टर से। वो तुम्हारे शेयर के बिहाफ पे उनको सेफली रख के GDR इशू करेगी, वो सर्टिफिकेट इशू करेगी, और वो सर्टिफिकेट जो है ना वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग में आ जाएगा। जब वो GDR आ जाएगा तो लोग वहाँ के तुम्हारा GDR खरीद सकते हैं,
बेसिकली, और उसके थ्रू पैसा रेज हो जाएगा और फिर एज अ फॉरेन कंपनी तुम्हें वो पैसा दे देगी। मैंने कहा फॉरेन बैंक तुम्हें वो पैसा दे देगा। मैंने कहा सही है, तो हम जीडीआर कर लेते हैं। तो उसने बोला यही रास्ता ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जीडीआर क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है इंडियन कंपनी को कि वो मनी रेज कर पाए फॉरेन इन्वेस्टर से। तो मैंने तुम्हें बताया ही कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें तुम्हारा नाम बकायदे सब कुछ लिखा रहता है। फॉरेन बैंक जो है वो जीडीआर ही इशू करती है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ के लोग जीडीआर पे भरोसा करके वो देख के कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है वो किसी इंडियन शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको खरीद के पैसा देती है। तो जीडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करती है इंडियन कंपनी को कि वो पैसा रेज कर पाए फॉरेन इन्वेस्टर से। कैसे? बाय इशूइंग इट्स शेयर इन अदर कंट्री। उसके कंट्री के, जैसे मैं हूँ, मेरी कंट्री के शेयर को इशू करके दूसरी कंट्री में क्या कर सकती है? यूजुअली यूएस डॉलर में मुझे पैसा दे सकती है। तो जीडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जो अलाउ करेगी इंडियन कंपनी को कि भाई लो, तुम पैसा फॉरेन इन्वेस्टर से खरीद मतलब ले लो, ठीक है, हम तुम्हारे शेयर को इशू कर देंगे जीडीआर के फॉर्म में दूसरी कंट्री में जहां से भी तुम्हें पैसा चाहिए और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सुपर एग्जाम्पल दूंगी, वो क्या है? जैसे रिलायंस, उसको फॉरेन से फंडिंग चाहिए। रिलायंस ने क्या किया? अपने शेयर एसबीआई कस्टोडियन बैंक है उसको दे दिया कि एसबीआई भाई लो मेरा पैसा, मेरे शेयर ले लो, मेरे को फॉरेन वालों से पैसा दिलवाओ। उसने बोला ठीक है। एसबीआई ने कहा मैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, मतलब जो विदेश में बैंक है, उसको जिसे कह देंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसको क्या करूंगा? तुम्हारा ये शेयर दे दूंगा। स्टैंडर्ड चार्टर कहती है ठीक है भाई, मेरे पास तेरे शेयर आ गए, मैं इसको सेफली रखूंगी, इसके बिहाफ पे मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जीडीआर जो है वो इशू कर देती हूँ, क्योंकि भाई तेरा शेयर तो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लगेगा नहीं, काम आना नहीं है, तो मैं जीडीआर बना देती हूँ, मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना देती हूँ जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग में आ जाएगा, वो एलिजिबल है, वो लोग अलाउ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखा जीडीआर इंडियन कंपनी का है, अरे ये इतना दे रही है डिविडेंड इतने से, चलो बढ़िया मैं जीडीआर खरीद लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी? जीडीआर बाय कर लूँगी और ये पैसा रिलायंस को मिल जाएगा। तो जीडीआर इस तरीके से तुम्हारा काम करता है। तो अगर तुम्हें कभी भी बाहर से फंडिंग चाहिए होगी तो तुम जीडीआर इशू कर लेना। ठीक, समझ गए जीडीआर क्या है? हाँ। नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टर। मैम जीडीआर समझ में आ गया, अभी बताओ और क्या तरीका है? शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, जीडीआर हो गया, रिटेन अर्निंग हो गई, अभी क्या और तो कोई तरीका है? क्योंकि हमें ये सब तो बड़े मतलब लग रहे हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, मतलब पेपर वेपर वर्क भी लग जाएगा, कुछ और तरीका बताओ मैम। मैंने कहा सुनो बेटा, तुम्हारा नया बिजनेस है, तुमको कोई इतनी जल्दी शेयर वेयर तो तुम्हारा खरीदेगा नहीं भाई, तुम नए हो, तुम कहाँ से तुम्हारे ऊपर कोई ट्रस्ट करके तुमको शेयर, जीडीआर तुम भूल जाओ। ठीक, रिटेन अर्निंग क्या, तुम नए हो, अभी कौन सी अर्निंग तुमने कमा ली है जो तुम बचा के रखे हो? बोला यही तो बात है मैम, अब मेरे लिए क्या रास्ता है? बैंक वाले भी लोन नहीं दे रहे, कह रहे नया बिजनेस है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। अब मैम मैं क्या करूँ? अब तो तुम्हें कोई फरिश्ता ही बचा सकता है। ओ मैम फरिश्ता कहाँ से आएगा? फरिश्ता आएगा बेटा, फरिश्ता आएगा, वो तुम्हें बचा के जाएगा, उसको ही बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। जैसे तुम्हारे लाइफ में कोई एंजल होगा, फरिश्ता होगा कि नहीं होगा? मैम मेरे मम्मी पापा फरिश्ते ही तो है। हाँ, वैसे ही बिजनेस के लिए भी फरिश्ते होते हैं। जब उस पर कोई नहीं भरोसा कर रहा होता तो कोई देव मानुष आता है और कहता है कि यार लो पैसा, मेरे को तेरा आइडिया अच्छा लग रहा है, तू ले पैसा, चल शुरू कर अपना बिजनेस। वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली रिच इंडिविजुअल। भाई पैसा दे रहा है तो रिच नहीं होगा क्या? रिच होगा। ये रिच इंडिविजुअल होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपना खुद का पर्सनल मनी नए बिजनेस या स्टार्टअप पे। भाई स्टार्टअप पे जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि भाई सबको खतरा लगता है ना यार, फेल हो गया फिर क्या होगा, पैसा चला जाएगा। इसीलिए जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं भाई, ये रिच इंडिविजुअल होते हैं, इनके पास पैसा ही पैसा है, इनको लगता है भाई किसी बिजनेस का बढ़िया आइडिया है, तो वो अपना पर्सनल मनी उठा के उस बिजनेस को दे देते हैं और कहते हैं कि यार अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करो। ठीक है, सो इनको एंजल क्यों कहते हैं मैम? अरे तुम पे कौन भरोसा कर रहा था? कोई नहीं ना, इसने तुमको अपना पैसा उठा के दे दिया है, एंजल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम।
क्योंकि ये एंजल की तरह अपेयर होते हैं उस टाइम पे जब स्टार्टअप के पास ना तो कोई बड़ी फंडिंग होती है, ना कोई बैंक लोन देता है, रिस्क भी हाई होता है कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, और सिर्फ बस एक आइडिया ही होता है। उस आइडिया के बिहाफ पे ये इन्वेस्टर तुमको पैसा दे रहा है बस, ठीक। तो ये तुम्हारे लिए फरिश्ता ही तो हुआ, वो एंजल ही तो हुआ। वो तुम्हें तब सपोर्ट कर रहा है जब एग्जैक्टली कोई भी तुम पे बिलीव नहीं कर रहा। नो वन इज बिलीविंग यू कि तुम कुछ कर सकते हो इस स्टार्टअप से। व्हेन नो वन इज बिलीविंग यू, नॉट इवन अ बिग फंडर, नॉट इवन अ बैंक, देन व्हेन दिस एंजल केम इन योर लाइफ और ये तुमको पैसा दे देता है कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, इसको क्या बोलेंगे? एंजल इन्वेस्टर्स। क्लियर हो गया? एंजल इन्वेस्टर्स क्या है? ये आपके लिए भगवान ही है बेटा, ठीक। तो अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना और नहीं समझ में आ रहा कौन पैसा देगा, तो एंजल इन्वेस्टर कैन बी देयर। हो सकता है तुम रिच इंडिविजुअल्स को थोड़ा पिच विच करो, वो तुमसे इंप्रेस हो जाएं और तुमको पैसा दे दें। तो ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या आता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट? क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट? मैम वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वो लोग जो ये भी पैसा देंगे। हाँ हाँ, ये भी पैसा ही देंगे तुम्हें, पैसा ही की बात हो रही है यहाँ पे, सोर्सेज की ही बात कर रहे हैं और तो हम कुछ चैप्टर में पढ़ नहीं रहे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है मैम? वेंचर कैपिटलिस्ट बेटा प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशनल इन्वेस्टर। मतलब इनका काम ही है यार पैसा वैसा इन्वेस्ट करना, ये ऐसी चीज में डील करते हैं, प्रोफेशन है इनका। तो जो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं वो लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं एक ग्रोइंग स्टार्टअप में। मतलब अर्ली स्टेज में नहीं करेंगे, बहुत ही शुरुआत में नहीं करेंगे, वो तो एंजल इन्वेस्टर कर देंगे। ये जब देखते हैं कि जो स्टार्टअप वो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और उनको लगता है यार पोटेंशियल है, कमाल करने वाला है ये स्टार्टअप, तो फिर ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, भाई इनका प्रोफेशन है, इनको लगा ये चल जाएगा, उनको उतनी नॉलेज होती है, इनको इतना पता होता है कि कौन चलेगा कौन नहीं चल पाएगा। इसने समझ लिया कि ये चलने वाला है, इससे क्या क्या, ये लो, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड पकड़ो, लगाओ पैसा, लगाओ और बनाओ बिजनेस, ठीक। तो ये होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और बेटा जो ये पैसा दे रहे फ्री फोकट का नहीं दे रहे तुम्हें, ठीक है, तुमको इनको ओनरशिप में शेयर होल्डिंग या जो भी बताएंगे तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये भी भगवान की तरह तुमको दे रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। भाई पैसा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर है वहाँ पे ही, इसका प्रोफेशन ही है इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना, तो ये नहीं सोचेगा, मैम सोचेगा, ठीक। तो दे डू नॉट इन्वेस्ट देयर ओन मनी। मैम खुद का पैसा लगाएगा? नहीं नहीं नहीं, खुद का नहीं लगाएगा, ये बिग फंड मैनेज करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इनके साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं। एज ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, इसका प्रोफेशन है, तो लोगों को भाई इस पे भरोसा होता है इन्वेस्टर्स को कि ये बंदा जहाँ पैसा लगाएगा वहाँ हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर को, जो वेंचर कैपिटलिस्ट, इनको पैसा देते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए, और हमारा पैसा जहाँ आपको लगता है कोई भी स्टार्टअप जो ग्रो कर रहा है आपको लगता है कि फायदे में होगा, लगा दीजिएगा। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अपना मनी नहीं, बल्कि वो फंड, वो बिग फंड जो उसने बहुत सारे इन्वेस्टर से कलेक्ट किया है, उसको इन्वेस्ट करता है ग्रोइंग स्टार्टअप में। दिस फंड इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट हैव अ हाई पोटेंशियल बट आल्सो हैव हाई रिस्क। ऑफ कोर्स पोटेंशियल इसको लगा तभी तो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन रिस्क भी हाई रहता है। भाई इतना बड़ा पैसा तुमने लगा दिया, इतना ज्यादा पैसा तुमने लगा दिया एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि तुमने बहुत सारे इन्वेस्टर से लिया था, जिन्होंने तुम पे भरोसा किया था कि भाई तू प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, बस सोच समझ के लगाएगा। उसने तुम पे भरोसा किया, तुमने उसका पैसा उठा के किसी ग्रोइंग स्टार्टअप पे लगाया, चल गया, बहुत सही, नहीं चला तो रिस्क है कि नहीं? काम रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा वेंचर कैपिटलिस्ट। समझ में आया? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो गए एंजल और वेंचर में? नहीं मैम, हम तो बिल्कुल नहीं होने वाले, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, एंजल इन्वेस्टर बेटा रिच इंडिविजुअल होते हैं जो अपना पर्सनल मनी लगाते हैं। ये समझो क्या बोल रहा है ये, पर्सनल मनी। वो क्या बोल रहा था, खुद का नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर से जोड़ा हुआ बिग फंड लगाएगा। ये इसीलिए फरिश्ता नहीं बन रहा है, ये फरिश्ता इसीलिए बन रहा है क्योंकि अपना पर्सनल मनी लगा रहा है ना। तो ये वो रिच इंडिविजुअल है जो अपना पर्सनल मनी लगाते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज आइडिया पे, शुरुआत है तुम्हारी,
तुम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा तब ये लगाता है। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इनका प्रोफेशन ही इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये बिग मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप पे जो ऑलरेडी ग्रोइंग है। ऑलरेडी ग्रोइंग मतलब ग्रो कर रहे हैं, अर्ली स्टेज पे नहीं है, ग्रो कर रहे हैं। ये मनी जो इसने कलेक्ट किया है किससे, मैनी इन्वेस्टर से, वो लगाता है, ठीक है। और ये अपना पर्सनल मनी लगाता है, ये वेरी अर्ली स्टेज पे लगाता है, और ये उन स्टार्टअप पे जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं और इसको लग रहा है पोटेंशियल है कमाल करने का। क्लियर। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। यहां से भी पैसा ला सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर से लाओगे। इसके अलावा क्राउड फंडिंग कर सकते हो। क्राउड फंडिंग मतलब क्या मैम, भीड़ में फंडिंग? हाँ, भीड़ में फंडिंग। क्या भीड़ में फंडिंग? देखो, ये भी एक मेथड है किस चीज का, स्मॉल अमाउंट रेस करने का। किस चीज का? स्मॉल अमाउंट रेस करने का। रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। छोटा छोटा अमाउंट बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करके बहुत सारा फंड बना सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कि तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लार्ज नंबर ऑफ लोगों से कलेक्ट कर लो। यूजुअली इंटरनेट के थ्रू किया जाता है टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट सोशल कॉज। मतलब तुम किसी इन्वेस्टर्स के पास जाओ, उनसे पैसा मांगो। इससे अच्छा है कि तुम अपना आइडिया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जहाँ पे तुम अपना आइडिया ट्रेड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें पैसा चाहिए। जो लोग वहाँ पे होंगे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, वो लोग तुम्हारे बिजनेस में जो भी अमाउंट होगा, जैसे 10,000 20,000 सब देने लग जाएंगे, और कलेक्टिवली तुम्हारे पास एक ह्यूज फंड कलेक्ट हो जाएगा। तो तुम भीड़ में फंडिंग कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फ्यू इन्वेस्टर्स, तुम कलेक्ट कर सकते हो स्मॉल कंट्रीब्यूशन बहुत सारे इंडिविजुअल से। तो ये भी एक तरीका हो सकता है फंड को रेस करने का, कि तुम क्राउड फंडिंग कर लो। कुछ इन्वेस्टर से मांगने से अच्छा है कि तुम बहुत सारे लोगों को इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोगों को रीच आउट करो, वो तुम्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, सब लोग जितना जितना देना है वो देंगे तुम्हारे आइडिया के अकॉर्डिंग, और तुम्हारे पास लार्ज अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? You can do the crowdfunding to raise the fund. Next is peer-to-peer funding. Peer-to-peer funding मतलब क्या? ये भी एक मेथड है जिससे लोग क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं और ठीक है, मनी को बोरो एंड लेंड करते हैं डायरेक्टली टू ईच अदर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट इन्वॉल्विंग बैंक। मतलब जैसे बैंक इन्वॉल्व है, वो तुम्हारा ट्रांजैक्शन करा रहा है कि जिसको पैसा चाहिए और जिसको देना है उसको जोड़ के हम पैसा करवा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे किसी को पैसा, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा, मेरे चुल मची यार क्या करूँ क्या करूँ करूँ, मैं एक ऐप पे गई और मैंने सोचा फंडिंग करती हूँ। मैंने किसी का आइडिया देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इसको मैं पैसा देती हूँ। पैसा तो तुम डोनेट भी कर सकते हो, क्या तुमने दे दिया कुछ तुम्हें रिटर्न नहीं चाहिए, या तुम्हें आइडिया लगा इससे तुम सपोर्ट करो, या फिर तुम उसके बिहाफ पे ओनरशिप वगैरह चाह रहे हो कि वो मुझे इतना % दे दे, तो वो भी हो सकता है। तो पीयर टू पीयर फंडिंग बेसिकली यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं या बिजनेस होते हैं वो मनी बोरो करते हैं, ठीक है। जिसको पैसा चाहिए, जिसको पैसा देना है, वो दोनों लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जिसको पैसा चाहिए वो पिच करता है, जिसको पैसा देना होता है वो आइडिया सुनता है, अगर उसको समझ में आता है वो दे देता है, ठीक। बैंक वैंक इन्वॉल्व नहीं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है जो इंडिविजुअल लेंडर्स को इंडिविजुअल बोरवर्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इंडिविजुअल लेंडर मतलब जिसको पैसा चाहिए और जिसको पैसा देना है, ये दो इंडिविजुअल लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म में, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को पैसा लेन देन करेंगे। तो दिस इज पीयर टू पीयर फंडिंग, ठीक। मेरा स्टार्टअप है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे टी स्टॉल लगाना है, मुझे पैसा चाहिए, मैं प्लेटफॉर्म पे गई ऑनलाइन, मैंने वहाँ पे अपना आइडिया रेस किया, बहुत लोग होंगे, ठीक है। किसी को मेरा आइडिया पसंद आया, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे पैसा ले लिया, उसने मुझे पैसा दे दिया। भाई कभी कभी लोग डोनेट भी कर देते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है कि तुम्हें वापस करूँ, तो वही मदद करना चाहते हैं कि यार ठीक है यार तुम मुसीबत में हो, तुम लगाओ टी स्टॉल, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं। बहुत लोग भाई शेयर वगैरह भी मांगते हैं आपसे, कुछ ओनरशिप मांगते हैं, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो सोर्स है तुम्हारा वो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है। क्या है? फाइनेंशियल सर्विस है जहां पे बिजनेस अपने बिल रिसीवेबल
तुमने पढ़ा होगा बिल रिसीवेबल, उसको सेल करता है, मीन्स अमाउंट कस्टमर हैव टू पे लेटर टू अ स्पेसिफाइज्ड एजेंसी कॉल्ड फैक्टर। ये एजेंसी है, क्या है, एक स्पेशल एजेंसी है जिसका नाम हमने क्या बोला है, फैक्टर। क्या बोला है, फैक्टर। तो जैसे मैं बिजनेस हूँ, मेरे कस्टमर से मुझे पेमेंट आनी थी 1 लाख की, कस्टमर ने कहा हम आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, या मेरे को इमरजेंसी पड़ गई, मुझे पैसा आज चाहिए, उसने मुझे रिसीवेबल दिया था, मतलब उसने लिख के दिया था कि इस तारीख तक हम आपको पैसा देंगे, मेरे पास वो बिल रिसीवेबल है, BR है, ठीक। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे तो पैसा चाहिए। अब मैंने सोचा यार पैसा कहाँ से लाए, मैं गई फैक्टर के पास, ये एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यही काम करती है, वो डिस्काउंट कर देती है बिल को। मैंने इसको कहा कि यार ये लो बिल, ठीक है, ये बिल रखो, इसको ये कस्टमर जो है ना ये पैसा 1 लाख तुमको दे देगा, ये देखो डेट वेट लिखी है, इस तारीख तक तुमको दे देगा, ये पैसा तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि पैसा मुझे मिलना था लेकिन ये तुम्हारे पास आ गया है अब बिल, तो तुमको पैसा मिल जाएगा, मुझे एक काम करो यार पैसा दे दो, मुझे आज ज़रूरत है। तो फैक्टर ने कहा कि ठीक है, हमारा तो काम ही यही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ये दे दो, हम तुम्हें पैसा दे देते हैं और हम पैसा वापस ले लेंगे, ठीक। तो उसने मेरे लिए कर लिया। तो मुझे जहाँ वेट करना पड़ रहा था, मुझे वेट करना पड़ रहा था 9-10 दिन या जो भी डेज था, अब मुझे वेट नहीं करना, क्योंकि मुझे इंस्टेंटली मनी जो है वो फैक्टर से मिल जाएगा। तो ये होती है आपकी फैक्टरिंग, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। जब बिजनेस को मनी चाहिए होता है तो यहाँ से भी पैसा रेज कर सकता है। जैसे कंपनी है, उसने रिया ट्रेडर्स को मान लो गुड्स बेचा 1 लाख का क्रेडिट पे, उधार पे, और रिया ने कहा था कि वो 60 दिन में उसका पेमेंट करेगी, लेकिन कंपनी को तो अभी पैसा चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, उस बिल को फैक्टर को सेल कर दिया 95। भाई फैक्टर फ्री में थोड़ी ना तुम्हारा इतना समय वेट करेगा और कहेगा कि हम पैसा ले लेंगे, तुम लो 1 लाख लेके जाओ, वो तुमको 1 लाख दे देगा, वो तुम्हें 95,000 देगा, 5,000 कहेगा मैं रखूंगा, मैं इतना सब्र कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो भाई मेरा भी तो हक बनता है। मैंने कहा ठीक है यार ले ले, तू मेरे को 95 दे। उसने कहा लो 95,000 लो, कंपनी को मेरे को पैसा मिल गया तुरंत। फैक्टर जो है वो फुल पेमेंट कलेक्ट करेगा रिया से, रिया से थोड़ी ना कहेगा कि मैंने तो उसको 95 दिया, लाओ मेरे 95 दो, 5,000 तुम छूट ले लो। अरे भाई रिया को क्यों, मैंने करा है ना इतना समय इंतजार, मैं क्यों अपना फायदा दूंगी, तो मैं तो रिया से 1 लाख ही लूंगी, भाई जितने का बिल है उतना ही लूंगी। तो रिया ने मेरे को क्या किया, रिया ट्रेडर ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, जो 5,000 है ना वो फैक्टर की क्या हो गई, फी और कमीशन हो गया। तो फैक्टर अभी सोच रहे होगे ना कि मैम क्यों आप ये क्यों करता है फैक्टर, कि पैसा रख लेता है, मतलब पैसा दे देता है और बिल रख लेता है तो सब इंतजार करता है, क्या भगवान है? नहीं भगवान नहीं बेटा, वो फीस ले रहा है तुमसे, ठीक है, वो फीस ले रहा है तुमसे, इसलिए वो इतना सब्र कर रहा है। तुम्हें जरूरत है तो तुम पैसा लेके जाओ, तुम्हारा भी काम बन रहा है। तो ये भी सोर्स हो सकता है फंड रेस करने का। तो हमने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े, ओन सोर्सेज पढ़े, बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझा, एक एक को मैंने बारीकी में रियल लाइफ से जोड़ के भी तुम्हें बताया है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बटन दिख रही होगी, अभी भी सोच रहे होगे यार करूँ ना करूँ, अरे क्यों ना करूँ, करो ना, अभी क्या सोचते रहते हो आप लोग, इतना मत सोचा करो, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगी वो, ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, उनको भी हेल्प आउट किया करो, राइट। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं, सी यू in next video. Till then, take care of yourself. Thank you.